नमस्कार, मैं मोनिका कौशिक आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूं। तो आज हम शेयर मार्केट से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। हमारे साथ आज शेयर मार्केट के एक्सपर्ट जुड़े हैं, तो चलिए हम इनके साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम महेश चंद्र कौशिक है और मैं सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ। पिछले 18 साल में मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और पिछले 7 वर्षों से मैं सेबी से रिसर्च एनालिस्ट के रूप में पंजीकृत हूँ। और मैं अपने ब्लॉग mhkaushik.com के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल महेश चंद्र कौशिक के माध्यम से लोगों को फ्री स्टॉक मार्केट की एजुकेशन दे रहा हूँ। मेरी कोई भी पेड सर्विस, कोई फीस वगैरह स्टॉक मार्केट एजुकेशन की मैं नहीं लेता हूँ लोगों से। और अभी तक मैंने स्टॉक मार्केट पर 7 किताबें लिखी है जो विश्व भर के सभी प्रमुख बुक स्टॉलों पर उपलब्ध है। तो आज के प्रोग्राम का हमारा पहला सवाल पंकज कुमार जी की तरफ से। इस प्रश्न को 27 लाइक मिले हैं। इनका कहना है कि मार्केट डिमांड एवं सप्लाई के आधार पर चलता है, तो जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो कौन शेयर बेच रहा होता है, और जब मार्केट गिर रहा होता है तो कौन शेयर को खरीद रहा होता है, क्योंकि अपोजिट चलने पर तो बहुत लॉस होता होगा। बहुत ही अच्छा पर्सन है पंकज कुमार जी आपका, और 27 लाइक मिले आपके पर्सन को। इसने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि बहुत से फॉलोअर्स इस पर्सन का जवाब जानना चाहते हैं। मैंने रॉबर्ट कियोस्की की किताब पढ़ी थी, रिटायर यंग रिटायर्ड रिच। और रॉबर्ट कियोस्की बहुत जाने माने लेखक है, आप जानते हैं, रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक है। उनकी बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी है। रिटायर यंग रिटायर रिच का मैं लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसमें रॉबर्ट कियोस्की ने कहा था कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो मैं और मेरी पत्नी शेयर बेच रहे होते हैं, यानी रॉबर्ट कियोस्की और उनकी पत्नी शेयर बेच रहे होते हैं जब मार्केट बढ़ रहा होता है। और जब मार्केट गिर रहा होता है सभी लोग घबराए हुए होते हैं, तो हम लोग शेयर खरीद रहे होते हैं। सिंपल सा सिद्धांत है। वॉरेन बफेट से लेकर जितने भी शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाले लोग हैं, सभी इस सिस्टम को मानते हैं कि बाय लो सेल हाई, कि जब मार्केट हाई पे तो आपको शेयर बेचना चाहिए और जब नीचे हो तो आपको शेयर खरीदना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखते हो टेक्निकल चार्ट देखते हो कई बार मैं इसीलिए मेरे आप देखो चैनल पे कभी भी टेक्निकल एनालिसिस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आप देखते हो कि टेक्निकल चार्ट में वो एकदम से शेयर बढ़ता होता है, तो आप क्या करते हो, उसको टेक्निकल एनालिसिस गलत नहीं है, बहुत सही है। टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट देखते हैं तो बहुत सही आइडिया होता है। मेरा खुद जो सुपर ब्रेकआउट वाली विधि है वो एक प्रकार की टेक्निकल एनालिसिस ही है। तो उसमें आप क्या करते हो कि पहले उस शेयर की परीक्षा लेते हो। आप सोचते हो कि देखो ये सही है क्या, ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, और बढ़ेगा क्या, और बढ़ेगा क्या, और बढ़ेगा क्या, और बढ़ेगा क्या। फिर खूब ज़्यादा परीक्षा लेने के बाद जब वो एकदम पीक पे आ जाता है ना, तब आप जाके उसको परचेज करते हो। जैसे आप मान लो विप्रो का चार्ट देख लेना। विप्रो का शेयर को जिन्होंने भी 600-700 रुपये पे खरीदा, वो लोग आज परेशान है, वो लोग आज रो रहे हैं। और वो पूछते हैं मुझे, मैं बाजार में सब्जी लेने जाता हूँ तो मेरे सब्जी वाले मेरे पीछे भागते हैं, पूछते हैं कि साहब विप्रो के शेयर में 5 लाख लगा दिए, क्या करें। तो एक तो ये 5 लाख वाली बहुत बड़ी समस्या है कि आप एक साथ 5 लाख लगाते हैं किसी शेयर में। दूसरा जो है, आप बढ़ रहे होते पर खरीदते हैं। आम जैसे उल्टा करता है। अब देखो इन्होंने अपने पर्सन में लिखा कि है कि क्योंकि अपोजिट चलने पर तो बहुत लॉस होता होगा, अपोजिट चलने पर तो बहुत फायदा होता है, लॉस नहीं होता। और जो मेरी सुपर ब्रेकआउट वाली सीट है उसमें आप देखोगे कि अभी कोई भी शेयर खरीदने के लिए रिकमेंडेशन में नहीं आ रहा है, अभी सब शेयर बेचने में ही रिकमेंडेशन में आ रहे हैं। तो जब मार्केट फिर से बढ़ना चालू करेगा तभी वो खरीदने के रिकमेंडेशन में आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई पे जाके आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई पे जाके भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो 200 डीएमए से जब नीचे होता है तभी ब्रेकआउट की सीट रिकमेंड करती है। 200 डीएमए से एक बार क्रॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेरे पुराने फॉलोअर है, मुझे लगता है कि पंकज कुमार जी मेरे पुराने फॉलोअर नहीं है, वो जानते हैं कि किसी भी विधि का आप प्रयोग करते हैं तो मार्केट जब बढ़ रहा होता है तब जो ऑटोमेटिक विधियां हैं, जैसे मैंने BOH फिल्टर लागू कर रखा है आजकल, बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर। यानी उसमें क्या होता है कि मेरी शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग मेथड है, मेरी टर्टल ट्रेडिंग की विधि है, मेरी बाय लो सेल हाई की विधि है, उसमें सब में मैंने एक BOH फिल्टर जोड़ रखा है, बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर। यानी जो शेयर ईयर लो से बढ़ता बढ़ता आता है वो उसी को रिकमेंड करता है, ईयर हाई से गिरता गिरता आता है उसको वो रिकमेंड नहीं करता। तो आप जो स्मार्ट निवेशक आप कह सकते हो कि आपके प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो कौन शेयर बेच रहा होता है, स्मार्ट निवेशक शेयर बेच रहे होते हैं, जिनमें DI FI भी शामिल है। वो तो शेयर बेचते हैं, बढ़ते हैं, तो वो ऐसे अखबारों में न्यूज़ निकलवाते हैं। कई बार आपको अखबारों में न्यूज़ भी पढ़ने को मिलती है कि बस अब ये शेयर बहुत बढ़ने वाला है, ऐसी स्टोरीज फैलाते हैं। तो आप इस तरह की स्टोरियों पे, कहानियों पे, न्यूज़ों पे, सुनी सुनाई बातों पे इससे शेयर नहीं खरीदें। जो सिस्टम है, सिस्टम की जो मेरे आप चैनल में देखो, सुपर ब्रेकआउट सिस्टम है, शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है, टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम है, उन सिस्टमों से चल के आप शेयर खरीदिए, तो इस प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी। तो स्मार्ट निवेशक आपके प्रश्न का उत्तर है कि वो लोग स्मार्ट निवेशक होते हैं, रॉबर्ट कियोस्की जैसे। मैं ये नहीं कहूँगा मैं भी शामिल हूँ जिन्हें आपको अपने आप को स्मार्ट निवेशक बता रहे हैं, DI FI वगैरह मैं कह सकता हूँ। तो अगला प्रश्न चिराग जैन और मनी नेस्ट जी का है। इनका कहना है कि आप अपनी सभी स्ट्रेटेजी को रिटर्न के अनुसार रैंकिंग दीजिए, वो रिटर्न ज़्यादा क्यों है इसका स्पष्टीकरण भी दीजिए। इस प्रश्न को 13 लाइक मिले हैं।
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कहानियाँ सुनाने की आदत है कि एक बार मैं एक हलवाई की दुकान पे गया। वहाँ जाके मैंने पूछा कि आपकी मिठाइयों में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई कौन सी है, स्वाद के अनुसार रैंकिंग दीजिए, और ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों है इसका भी स्पष्टीकरण दीजिए। मैंने हलवाई को ये प्रश्न पूछा। तो आपके जो हलवाई के जवाब से आपको अपना जवाब भी मिल जाएगा, लगभग वैसा सही जवाब मिलता जुलता ही मेरा होगा। मैंने हलवाई को पूछा कि आपकी मिठाइयों में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट कौन सी है, इनको स्वाद के अनुसार रैंकिंग दीजिए, और सबसे कम स्वादिष्ट कौन सी है वो सबसे लास्ट में, कि मैं सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाइयों खरीद लूँगा। तो उसने कहा कि साहब, मौसम के अनुसार मेरी मिठाइयों का स्वाद बदलता रहता है। रक्षाबंधन पे घेवर सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट माना जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन पे लोग घेवर खूब ज़्यादा खाते हैं। गर्मियों के अंदर मेरी रसमलाई ज़्यादा खाते हैं लोग, वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है उनको। गर्मियों के अंदर मेरी रसमलाई ज़्यादा खाते हैं। सर्दियों में मेरे गोंद के लड्डू ज़्यादा खाते हैं, मेरा गाजर पाक, गाजर का हलवा ज़्यादा खाते हैं सर्दियों में, उसमें उनको वो स्वादिष्ट ज़्यादा लगता है। तो मौसम के अनुसार वर्षा ऋतु के अंदर मेरे पास जो नमकीन आइटम है, वो नमकीन आइटम जो है कचौरी समोसे आदि लोगों को ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, वो खरीद के ले जाते हैं मेरे से। तो मेरी जो मिठाइयों की स्वाद की रैंकिंग है वो मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ऐसी ही मेरी जो स्ट्रेटेजीज है उसमें क्या होता है कि मैं मेरे जीवन के प्रारंभिक काल के अंदर स्कूल के अंदर टीचर भी रहा था। तो बच्चों को मैं परीक्षा से पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता था। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की परीक्षा होती थी उसमें पेपर में 20 प्रश्न आते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट प्रश्न बताओ। ज़्यादा बताऊं तो सर बच्चे चिल्लाते थे कि सर पूरी किताब ही बता दी, पूरी किताब ही बता दी। बच्चे चिल्लाते थे, बीच में रोकते थे। खास करके जो मोनिका जी जैसी जो होती थी, मतलब लड़कियां, वो ज़्यादा चिल्लाती थी कि सर पूरी किताब ही बता दी, पूरी किताब बता दी। तो मैं भी होशियार था, मैं सोचता कि भाई 20% तो पेपर में ही आते हैं, तो कम से कम एक बात बताओ, पूरा पेपर भी आप यदि बताने लगोगे तो 20 तो बताओगे ना कम से कम। तो मैं सोचता कि भाई 3 पे 1 तो बताऊँ, गैस ही कर रहा हूँ, तो 60% तो बताऊँ। और वो 60% जो है उन बच्चों को वो भी बहुत ज़्यादा लगते थे। वो इसमें इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट निकालते थे, इंपॉर्टेंट पर्सन में से भी इंपॉर्टेंट पर्सन निकालते थे। और फिर बाद में पूछते कि सर आपका बताया हुआ तो बहुत कम आए पर्सन। तो मैं पूछता कम क्यों आए, बहुत सारे आए थे ना। तो कहते नहीं, वो आपने 60 बताए थे ना, तो हमने उसमें से जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए थे, उस 30 मोस्ट में से तो कम ही आए सर, बचे हुए 30 में से ज़्यादा आए। तो अब बताओ, वो अपना दिमाग लगा रहे थे उसके अंदर। तो ऐसी ही मेरी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी कोई रिटर्न के अनुसार रैंकिंग नहीं हो सकती, नहीं फिक्स हो सकती, क्योंकि शेयर मार्केट में एक ही नियम है कि यहाँ कोई नियम नहीं है। वो कभी ग्राफ उसका ऐसे चलता है, कभी 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 ऐसे 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 चलता है, फिर ऐसे 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 चलता है। तो उसका आप ग्राफ देखो ना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में ग्राफ उसका ऐसा नहीं है कि एक जैसा चलेगा, यहाँ कोई नियम नहीं है। तो इसलिए जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज है उनका मिक्स प्रयोग क्यों नहीं करते आप लोग, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मिक्स यूज़ करने में हर्ज क्या है। उनमें आप इंपॉर्टेंट रैंकिंग को चाहते हो, फिर मैं सारे वीडियो में डिलीट कर दूं मेरे चैनल से। एक जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज है उसका मैं वीडियो मेरे चैनल पे बनाए रखता हूँ, कह देता हूँ बस ये बेस्ट है, आज के बाद ना तो कोई वीडियो आएगा, ना कुछ करने की जरूरत है, मैं भी इसमें कमा रहा हूँ, आप भी कमाना। तो कभी नहीं चल सकती, इसलिए नहीं चल सकती कि जब ज़्यादा लोग एक ही विधि का प्रयोग करने लगते हैं तो शेयर बाजार में भी तो आपके सामने भी तो प्लेयर होते हैं, उनको मालूम चल जाता है कि ये लोग ज़्यादा इस विधि से चल रहे हैं तो अपने इसका उल्टा करते हैं, तो इससे उसका उल्टा होने लगता है। तो आप मिक्स विधियों का प्रयोग कीजिए, सभी विधियों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके यूज़ कीजिए। मिक्स विधियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या आती है, हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हम शेयर बाजार में आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, फास्ट पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करते हुए बहुत जोर आता है शेयर बाजार में। अब एक विधि का प्रयोग करने में इतना जोर आता है तो वो दूसरी विधि में फिर जोर आएगा उनको, किसी में प्राइस फीड करके रखने पड़ेंगे, किसी में देखने पड़ेंगे क्या करें, सुपर ब्रेकआउट में सुपर ब्रेकआउट के हिसाब से प्राइस फीड करने पड़ेंगे। हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो जिन लोगों को मेहनत करना नहीं चाहते उन लोगों से मेरा निवेदन है कि रात को 9 बजे के बाद एक बार अपने निकटवर्ती बाजार में जाके आ जाना। वहाँ देखना कि दुकानदार बैठे हैं बेचारे, वो घर पे नहीं जा रहे हैं। बिजनेसमैन जो कहते हैं ना, बिजनेसमैन, वो अपनी दुकानों पे बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। रात को 9 बजे भी वो घर नहीं जा रहे हैं, सुबह से आके बैठे होंगे वो। और अगले दिन एक बार सुबह 8 बजे से पहले भी चक्कर मार रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सी दुकानें बाजार में खुल गई होगी, लोग बाग बिजनेस कर रहे हैं। तो सुबह 8 से लेकर रात को 9 बजे तक वो बिजनेस करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं आप देखो, बिजनेसमैन की मेहनत देखो। उनके वो पूरा हिसाब किताब भी नोट करते हैं, रोकड़ बड़ी बनाते हैं, कच्चा चिट्ठा, पक्की रोकड़, कच्ची रोकड़, वो सब बनाते हैं। और आपको शेयर बाजार का थोड़ा सा हिसाब किताब मेंटेन करने में परेशानी आती है, तो ऐसा मत करो। शेयर बाजार आसानी से पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक बिजनेस है। बिजनेस को बिजनेस की तरह से करो। तो हमारा अगला प्रश्न द इंटिटी जी का है, लगता है ये इनके चैनल का नाम है। इनके प्रश्न को भी 8 लाइक मिले हैं। इनका प्रश्न है कि कोविड के चलते किन में निवेश करें या कुछ दिन रुकना चाहिए। देखो, ये कोविड का बड़ा डर फैला हुआ है, और जब मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, कोविड सबसे पहले आया था, तब मार्केट बिल्कुल ऐसे आड़ा गिरा था। और बाद में ऐसे वी शेप उसके अंदर रिकवरी भी आई थी। तो हम लोग गिरने को तो याद रखते हैं, लेकिन रिकवरी आई थी ये बात हम भूल जाते हैं। और उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास सिप्ला कंपनी के शेयर थे जो काफ़ी लगभग साल भर से पड़े थे। सिप्ला का शेयर मैंने जो क्या किया था, डारवर्क्स बॉक्स थ्योरी से खरीदा था, डारवर्क्स बॉक्स थ्योरी। तो वो इतना ज़्यादा डाउन हो गया था सिप्ला, उस समय निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर था। कब? कोविड के आने से 1 साल पहले।
अब 2019 के करीब की देखना आप डाटा, आपको मालूम चल जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं कभी आपको मेरा खाता भी ज़रूर खोल के दिखा दूंगा, मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ मेरा खाता है वीडियोज़ के अंदर। तो आप देखेंगे कि 2019-2020 के बीच में सी जो था, मार्च 20 में कोविड आने से पहले सिप्ला का शेयर खूब ज़्यादा गिरा था, और इतना ज़्यादा गिरा था कि मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग शेयर सिप्ला का था। लेकिन जैसे ही वो कोविड आया, जैसे ही लॉकडाउन वगैरह की घोषणा हुई, तो फार्मा कंपनियों के शेयर एकदम से ऊपर बढ़े। तो इसका अर्थ ये नहीं मैं आज आपको फार्मा कंपनियों में निवेश करने कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट, मैंने कहा था, हमेशा कभी भी एक जैसी चाल नहीं चलता, कभी भी एक जैसी चाल नहीं चलता। फार्मा कंपनियों में थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन फार्मा सेक्टर वीक हो गया है काफ़ी, और वीक ही रहेगा, मैं तो ये मानता हूँ। आगे आने वाले समय भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, छोटी उछाल आ सकती है, लेकिन उसमें भी यदि आप निवेश करने की कोशिश करोगे तो ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा है। अब तो यदि निकलने का मौका मिलता है तो आप निकलने में फार्मा सेक्टर में ध्यान दीजिए, क्योंकि वो वैसा सेम चाल नहीं है कि मैं तो ये मानता हूँ हमेशा कि सबको आइडिया हो रहा है तो वही कोविड आ रहा है, फार्मा में ले लो, फार्मा ले लो, फार्मा ले लो, FMCG ले लो। तो ऐसा नहीं है, उस समय होगा वो वैसा वैसा होगा। तो जब सिप्ला का शेयर उछला तो मैंने उस समय एक ही दिन के अंदर सिप्ला के अंदर 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमाया था, और मैं ही शायद ऐसा रहा होगा जो मार्केट इतना बुरी तरह गिरा था और मैं प्रॉफिट कमा के 2-3 हज़ार रुपये सिप्ला से बाहर निकल गया था उस समय भी। तो आपको क्या करना है, कोविड के अंदर, कोविड के नाम से कोई कभी भी देखो न्यूज़ के नाम से निवेश मत करो। रूस यूक्रेन का युद्ध था, मेरे पुराने जो लाइव वगैरह आप देखोगे, लाइव में मैंने कई बार कहा है, पुराने जो मेरे लाइव देखना मेरे चैनल पे जाके, जो नए लोग हैं, रूस यूक्रेन के युद्ध में सब लोग कह रहे थे और शेयर बेच बाज के बाहर निकल जाएं क्या, लॉस बुक कर लें क्या। बहुत से लोगों ने लॉस बुक किया भी, और अब वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो इनकी स्ट्रेटेजी सही है, कभी लॉस बुक नहीं करते, क्योंकि उनको तो वो लॉस 40-50 हज़ार किसी ने लॉस बुक कर लिया, तो आगे वो 40-50 हज़ार कमाएगा तो उसका रिटर्न क्या रहा, जीरो रहा। और हम ऐसे लॉस बुक करते नहीं, जैसे सिप्ला का था तो हमने 1 साल ऑर्डर रखा और बाद में उसमें 2-3 हज़ार रुपये कमा के बाहर गए। तो इसी प्रकार से बहुत से एग्जांपल है। जैसे अभी GI केयर का शेयर था, आप देखो GI केयर का बढ़ा है, और GI केयर भी अभी हाल ही में मेरे पोर्टफोलियो में 6-7 महीने पहले सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग शेयर था, और उसके अंदर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के बाहर निकला हूँ। तो इस प्रकार से कोविड के नाम से घबराएं नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोविड के नाम पे कोई बहुत बड़ी गिरावट अब के आएगी, पिछली बार की तरह मामूली गिरावट आएगी, और उसके बाद बाउंस बैक आएगा, उछाल आएगा, तो उछाल उल्टा ज़्यादा तेज़ होगा। तो आप किसी तरह का ये सेक्टर में रुक जाएं, वो करें, ऐसा नहीं करें। नियमित रूप से निवेश करें। जब मेरा पड़ोसी दुकानदार है, वो दुकान बंद करके नहीं गया, मेरा पड़ोसी दुकानदार है, बाजार में जाके देखो, दुकानदार ने दुकान बंद कर दी कि अभी कोविड आने वाला है। ऐसे ही रूस यूक्रेन युद्ध में मैंने कहा था कि जब परमाणु बम फटने वाला है, यदि मान लो वास्तव में यदि रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसा होता है, तो जब बाजार के दुकानदार दुकान बंद नहीं करे, मैं मेरी दुकान क्यों बंद करूं। मैंने मेरा निवेश लगातार जारी रखा, और अभी पिछले महीने मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया मेरे रूस यूक्रेन के युद्ध में किए गए निवेश पर। तो इसी प्रकार से एक साथ बड़ी अमाउंट नहीं लगानी है। जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी है, आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उनको पता है कि मैंने कहा है उस किताब के अंदर, आपको अपनी पूंजी को 40 भागों में बांटना है, एक शेयर में 1/40 से ज़्यादा हिस्सा नहीं लगाना है, एक ही दिन में एक शेयर से ज़्यादा परचेज नहीं करना। एक दिन में आज आपने कोई एक शेयर खरीद लिया तो कल दूसरा खरीदना। तो इस तरह से आपको जो है लगातार रोटेशन में आपका रोटेशन बना रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो हमारा अगला प्रश्न प्रीतेश जैन जी का है। इनके प्रश्न को भी 8 लाइक मिले हैं। इनका प्रश्न है कि क्या आपके चैनल पर BTST ट्रेड का वीडियो है? यदि नहीं है तो प्लीज़ रिसर्च करके गुड BTST स्ट्रेटेजी का वीडियो लेकर आएँ। देखो, पता नहीं क्या कारण है कि हम लोग इंट्राडे से ही पैसा कमाना चाहते हैं, हम लोग BTST से ही पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि ये चीज़ें क्या स्पेकुलेशन टाइप के अंदर आती है, स्पेकुलेशन इनको माना जाता है। तो ये कोई ट्रेड नहीं है, स्पेकुलेशन है। और जब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपने कभी ताश के पत्ते दिखा करके ताश खेलें क्या, और ताश के पत्ते दिखा के ताश खेलते हो तो आपके जीतने की संभावना ना के बराबर है। सामने वाले को पता चल जाता है आपके पास क्या पत्ते आए हैं। तो इंट्राडे और BTST में ऐसा ही मामला है। इंट्राडे में उसको मालूम होता है कि स्क्रीन पे सब आपकी पोजीशन दिखाई देती है, बड़े ट्रेडर होते हैं, उनको मालूम होता है कि आपको 3 बजे तक आपकी प्रॉफिट में शेयर में प्रॉफिट लॉस तो बुक करके जाना ही जाना है। तो शुरू में तो आपको प्रॉफिट देते हैं, शिकार डालते हैं, चाहे चूहे को पकड़ने के लिए रोटी लगाते हैं। बड़े ट्रेडर ये चाहते हैं कि आप छोटे निवेशक ने किसी में इंट्राडे पोजीशन लिए तो शुरू में उसको लाभ दो अच्छी, ताकि उसका लालच और बढ़े। लेकिन जिस दिन आप बड़ी पोजीशन ले लेते हो उस दिन समझो कि आपका सारा पैसा जाना उसके अंदर तय ही है। ऐसा ही BTST में, एक्सचेंज में ये भी हिसाब रहता है कि BTST ट्रेड किन किन शेयरों में हुई है, कितना BTST प्रॉपर नाम से खरीदते हो तो। अब ठीक है, आप डिलीवरी आने से पहले बेच देते हो तो आपके ऊपर शॉर्ट डिलीवरी का चार्ज लगेगा, वो तो ऑटोमेटिक BTST है। लेकिन कई जगह BTST के नाम से खरीदते हैं ना, कुछ ब्रोकर मार्जिन उपलब्ध कराते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो तो फिर उसका तो हिसाब रहता है, उसमें भी आपका फंसना तय है। और फिर एक दिन के लिए कैसे आप तय कर सकते हो? जैसे मान लो कोई बारिश आने के ऊपर शर्त लगाता है, तो इंट्राडे तो ये कि आज शाम तक को 4 बजे तक बारिश आ गई तो आप मुझे इतने पैसे देना, नहीं तो मैं आपको इतने दूंगा। BTST ये कि कल शाम को 4 बजे तक बारिश आ गई तो आप मुझे इतने देना, नहीं तो मैं आपको इतने दूंगा। तो एक दिन के लिए शेयर की चाल कैसे तय की जा सकती है? हम लोग इतना जल्दी जल्दी अमीर क्यों बनना चाहते हैं? तो BTST से अच्छा तो ये है कि आप मार्जिन ट्रेडिंग भी करना ही चाहे ना तो MTF ट्रेडिंग जो है, और खास करके मुझे SBI वाली MTF ट्रेडिंग बहुत पसंद आती है, जिसके अंदर 0% इंटरेस्ट रेट है।
तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें फ्री में शेयर कैसे खरीदे मैंने बताया है। 0% इंटरेस्ट रेट पे वो 30 ट्रेडिंग डेज तक यानी 40 दिन तक आपको बिना ब्याज के आपकी पोजीशन को होल्ड करने की क्षमता देते हैं SBI वाले। और उसमें 40 दिन तक आप होल्ड रखते हैं तो एक बार BTST से भी कितना बड़ा BTST हो गया, 40 गुना BTST हो गया। तो 40 दिन तक आपको जो है मार्जिन पे आप पोजीशन बढ़ाओ 60 से, और 40 दिन बाद आपने यदि उसकी डिलीवरी ले ली तो उसको प्लेस करके गिरवी रख के आप उसके बदले में मार्जिन ले सकते हैं, जिससे फिर नई BTST पोजीशन बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना ब्याज के हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया फ्री में शेयर कैसे खरीदें, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और BTST का इंट्राडे का मैं इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि इनमें फेयर ट्रेडिंग नहीं है, एक प्रकार की ट्रेडिंग नहीं है, तो एक प्रकार का स्पेकुलेशन है। तो आप शेयरों से पैसा कमाना चाहते हैं तो BTST इंट्राडे वगैरह में स्पेकुलेशन से क्यों कमाना चाहते हैं? आप तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें ना। तो क्या बिजनेस एक दिन में परफॉर्म करके दिखाएगा? क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो उसको महीना तो दो, 30 दिन तो दो, कम से कम 40 दिन तो दो, 2 महीने तो दो, 3 महीने तो दो। और हमारा सिस्टम तो ये है कि आप यदि 3 महीने में एक ट्रेड में 5% मुनाफा कमाते हैं तो 12 महीने में आप 20% मुनाफा कमा लेते हैं। तो 20% मुनाफा 12 महीने का 20% रिटर्न मैं कोई कम नहीं मानता। और अब इसमें भी फॉलोअर कहते हैं, कई बार कमेंट आता है कि साहब क्यों इतना दुख पाएं, म्यूचुअल फंड में लगा दो, और म्यूचुअल फंड में तो जो है 33% ग्रोथ रेट मिल जाती है, मार्केट बढ़ रहा होता है ना उस समय। तो भाई वही बात है, गिरे हुए में निकालना ग्रोथ रेट, मार्च 2020 में निकालना। म्यूचुअल फंड जो है नेगेटिव रिटर्न भी दिखा रहे थे, वो तो ठीक है, शुक्र है भगवान का कि वापस बढ़ गया मार्केट। तो ऐसे ही जब गिरेगा ना तो आपकी वो यदि लगातार आप यूँ गिनते हो ना कि साहब इसमें लगा दें तो ये होगा। म्यूचुअल फंड बुरे नहीं है, उसमें आप लगाओ अवश्य, लेकिन आप खुद भी ट्रेड करना चाहें तो अच्छी कंपनियों में अच्छे ETF में ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप मेरे वीडियो देखेंगे पीछे के तो और भी आपको इस बारे में आइडिया हो जाएगा। तो अगला प्रश्न प्रसन्न जैन जी का है। इनके प्रश्नों को भी 7 लाइक मिले हैं। इनका प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड में रेगुलर इनकम कैसे पाएं? देखो, फिर आप कह देंगे कि मैं अपनी किताब का विज्ञापन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किताब है SIP के चमत्कार से आर्थिक आज़ादी कैसे पाएं। SIP के चमत्कार से आर्थिक आज़ादी कैसे पाएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन किताब के उपलब्ध है। तो उसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर दे रखा है, रेगुलर मंथली इनकम कैसे पा सकते हैं इसके अंदर। मेरी वाइफ के अकाउंट में लगातार हम लोग 3 साल से इसमें नियमित मासिक आय पा भी रहे हैं, मार्केट से कैसा भी रहा हो, किसी भी कंडीशन में रहा हो। तो आप कहेंगे नहीं साहब हम किताब तो नहीं खरीदना चाहते, हम तो फ्री में ही सीखना चाहते हैं। तो फ्री का वर्जन भी है इसका, mutualfundgenius.mescosic.com जो मेरा ब्लॉग है mutualfundgenius.mescosic.com। उस ब्लॉग में एक फ्री ब्लॉग पोस्ट भी मैंने काफ़ी सालों पहले, लगभग 8-10 साल हो गए होंगे, 10 साल पहले वो ब्लॉग पोस्ट डाली थी। तो किताब में तो उसका अपडेटेड वर्जन है, चीज़ वही है। तो जो फ्री में पढ़ना चाहे तो मैं उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग फ्री में पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। लगभग मिलता जुलता ये किताब बड़ा वर्जन भी, किताब में थोड़ा सा मैंने उसको मॉडिफाइड किया होगा, थोड़ा बहुत सुधार किया होगा। तो मैं आपको उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप शांति से प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाके पढ़ लेना कि म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम कैसे कमाएं। तो अगला प्रश्न संतोष रोमन जी का है। इनका प्रश्न है कि अगला वीडियो स्विंग ट्रेडिंग पर लाएं और उसके सातत्य कैसे रखना है। इनके प्रश्नों को भी 7 लाइक मिले हैं। ये चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो लाएं, इसमें कंटिन्यूटी कैसे रखनी है, कंटिन्यूटी रूप से वो स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सके। तो मेरे सारे वीडियो ही लगभग स्विंग ट्रेडिंग पे आजकल तो आप देखोगे कि डार्बक्स बॉक्स थ्योरी का वीडियो है वो स्विंग ट्रेडिंग पे है, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड का वीडियो है, टर्टल ट्रेडिंग का वीडियो है। शायद आप नए फॉलोअर है, आपको मालूम नहीं है कि मेरे ज़्यादातर वीडियो स्विंग ट्रेडिंग पे ही है। पर डे 4 शेयर खरीदने वाली जो स्ट्रेटेजी है उसमें लिखा हुआ है कि इंट्रा डे छोड़ करके स्विंग ट्रेडिंग अपनाएं, ये नाम है उसका। और रिलायंस के शेयर में कैसे कमाए उसमें ये बताया हुआ है। तो उन सब वीडियो के मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो मैंने बहुत से बना रखे हैं। और कंटिन्यूटी के लिए इसमें मैंने ऑटोमेटिक गूगल शीट्स बना रखी है। वो गूगल शीट बताती है कि आज ये सिस्टम करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो गूगल शीट भी आप जब भी खोलते हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें कई बार क्या होता है, गूगल शीट में NA लिखा आता है, उसमें अपडेशन नहीं होता। तो एक तो आप क्या करो कि गूगल शीट को अपडेशन यदि आपको प्रॉपर कराना है तो सुबह 6 बजे के बाद खोलो, रात को 12 बजे तो उसके डाटा अपडेट होते हैं। अगले दिन सुबह 6 से 9 के बीच में मार्केट खोलने से पहले गूगल शीट को खोलो और खोल के अपने कंप्यूटर में थोड़ी देर उसको खुला ही छोड़ दो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट उसको खुला ही रखो। उसके बाद वो सारे डाटा फैच कर लेगी अच्छी तरह से, प्रॉपर वो गूगल शीट अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद जो NA वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ, कई बार NA लिखा आता है ना, तो NA वाली प्रॉब्लम को बचने के लिए मैं, मेरे खुद के साथ प्रॉब्लम आती है, मैं उसको छोड़ देता हूँ 5-10 मिनट, तो सारे NA हट जाते हैं और गूगल शीट फर्स्ट क्लास अपडेट हो जाती है। उसमें गूगल शीट खुद रिकमेंड करती है आज ये खरीदो, आज ये मत खरीदो, आज ये करो। तो मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे आप स्विंग ट्रेडिंग के संबंधित गूगल शीट देखेंगे। तो गूगल शीट में एक ही ध्यान रखना कि गूगल शीट की जो एडवांस गूगल शीट बना रखी है मैंने BOH फिल्टर वाली, उनको यूज़ करना। तो अगला प्रश्न संजीव कनौरिया जी का है। इनका प्रश्न है कि आप हमेशा इक्विटी में ही निवेश क्यों बताते हैं, आप F&O में निवेश क्यों नहीं बताते, व क्या इक्विटी में भी F&O जैसा रिटर्न कमाया जा सकता है। इनके प्रश्न को भी 7 लाइक मिले हैं।
देखो एफेंडो जैसा रिटर्न, पहले मैं इस बात से चालू करता हूँ। एफेंडो जैसा रिटर्न, तो एफेंडो में रिटर्न ज़्यादा क्यों होता है कि उसमें लॉट साइज बड़ी होती है, उसमें आप एक प्रकार से 5 लाख की पोजीशन बढ़ाते हैं। तो अब अपने बुजुर्गों वाले मुहावरे अपने सारे भूल गए हैं कि जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। इस तरह के मुहावरे अपने को याद रहते नहीं, अपने को तो रिटर्न देखते अपने तो कि पैर हम कितनी चादर से बाहर पसारेंगे, हमें तो खुला चौड़ा होकर सोना है, चौड़ा होकर नहीं सो सकते भाई, चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो अब एफेंडो में क्या है, लॉट साइज होती है, उसमें भी हम लोग बड़े लालची होते हैं। लोग कहते हैं मुझे बाजार में ऐसी बात करते हैं कि सर मैंने 40 लॉट विप्रो के खरीद दिए, क्या करूँ, ठीक है क्या? तो अब क्या कहूँ उनको, मैं कह दूँ कि नहीं रॉन्ग है, गलत किया, तो वो समझेंगे मूर्ख है, मूर्ख मानेंगे वो मुझे, तो वो कहेंगे ना ना ऐसा कुछ नहीं सर, ये तो बढ़ेगा ही। मान लेते हैं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, है सर बढ़ेगा ये तो अब घटना तो घट लिया, अब घना ही घट लिया। घना ही मतलब मैं थोड़ा मतलब राजस्थानी हूँ ना, मारवाड़ी हूँ, तो घना ही बढ़ आ गया कि बहुत ज़्यादा घट गया, मतलब कहना कि बहुत ज़्यादा घट गया। इस तरह की बात वो करने लगते हैं, मेरे से उल्टा बहस करने लगते हैं, तो मैं फिर अपना दिमाग नहीं खपाता, मैं कहता हूँ भाई हो सकता है ठीक ही होगा। तो इस प्रकार से तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इतनी बड़ी लॉट साइज में तो बड़ा बिजनेस बड़ा फ़ायदा, छोटा बिजनेस छोटा फ़ायदा, तो लॉस होते हैं, बड़ा बिजनेस ही करते हैं, छोटे मोटे फ़ायदा क्या करना। मेरे जैसा 500 रुपये के जो ट्रेड करता है ना, मैं तो खुद तो क्या करता हूँ, एक शेयर में 15,000 का निवेश करता हूँ और 500 600 700 रुपये प्रॉफिट कमा के निकल जाता हूँ। तो वो तो उनको मूर्खता लगती है, मूर्ख है यार क्या 500 रुपये प्रॉफिट कमाता है, काय का रिसर्च एनालिस्ट बना घूमता है। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि 20,000 बार आप जो है 500 रुपये कमाएंगे तो 1 करोड़ रुपये होते हैं। यदि 500 रुपये 20,000 बार कमाते हैं, तो उसमें भी लोग कमेंट करते हैं 20,000 दिन की तो मनुष्य की उम्र ही नहीं होती सर, इसमें 100 साल लगेंगे, मर जाएंगे हम तो एक दिन में 500 क्यों कमाओ भाई, एक दिन में 4 कमाओ, 500 के 4 ट्रेड लो, 2,000 रुपये कमाओ, एक दिन में 500 के 8 कमाओ, 4,000 रुपये कमाओ, तब तो फास्ट आपकी उम्र में जल्दी में 1 करोड़ कमा लोगे ना। ये किसने कहा कि भाई आप एक दिन में जो है मतलब एक ही ट्रेड में कमाओ, 500 रुपये की सीमा थोड़ी रख रखी है मैंने। तो आप ध्यान रखो, छोटी ट्रेड लो, 15,000 यदि मेरे को सेंड होते हैं 15,000 रुपये, मैं इसलिए लगाता हूँ कि मैं एक शेयर में 15,000 से ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि वो कंपनी उठी गई ना, भागी गई वो पैसा लेके, तो मुझे 15,000 का घाटा मुझे इजीली सेंड हो जाएगा हंसते हंसते। मेरे जो है नींद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरा खाना खाने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे दुख नहीं लगना चाहिए कंपनी भाग गई, कोई 15,000 रुपये लेके भाग जाएगी। तो मैंने तो इस तरह से बांट रखा है। मैं आपको भी कहता हूँ, मेरी किताब पहले फिर बता देता हूँ, आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। मैंने बता रखा है कि आप अपनी पूंजी को 40 हिस्सों में बांटिए और एक शेयर में 1/40 से ज़्यादा पैसा मत लगाइए, या इससे भी ज़्यादा हिस्से कर सकते हो। जो अमाउंट आपको सेंड होती हो, कल कंपनी उठ गई तो आपको उसका दुख नहीं होना चाहिए कि कंपनी उठ गई, तो आप इजीली खुले होकर के उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो एफएनडो की बात है, तो एफएनडो में सबसे बड़ी समस्या इस लॉट साइज़ की है कि यहाँ लॉट साइज़ बहुत बड़ा है। और एफएनडो की जगह एमटीएफ ट्रेडिंग कर लो ना, मार्जिन ट्रेडिंग, जो मार्जिन बाय ट्रेडिंग है। एफएनडो में क्यों जाते हो आप, मार्जिन के लिए जाते हो ना कि कम पैसे में बड़ी ट्रेड ले सकते हो। तो एमटीएफ ट्रेडिंग वाला जो मेरा वीडियो वो देखना, उसमें कम से कम लॉट साइज़ आप खुद तो तय कर सकते हैं ना, हम खुद तय करेंगे। हम 5 लाख का लॉट साइज़ हमारे सेंड नहीं होता कि कल को 5 लाख के बिजनेस में घाटा हो गया तो ज़्यादा बड़ा घाटा हो जाएगा, तो हम उसको सहता सेंड कर सकते हैं। आप 50,000 का लॉट साइज़ कुछ बना सकते हो एमटीएफ के अंदर, आप एमटीएफ के अंदर 60,000 का लॉट साइज बना सकते हो। तो ऐसा नहीं, मैं एफएनडो का विरोधी नहीं हूँ, मेरी किताब है ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, तो वो जो पैसों का पेड़ वाली ऑप्शन ट्रेडिंग की विधि है ना, वो सबसे बेस्ट है, उसमें आप चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपको कोई भी एफएनडो की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। फिर भी मैं कहता था कि हमेशा ये कहता हूँ कि जिसकी कम से कम 50 लाख कैपिटल है वो एफएनडो में ट्रेड ले, उससे कम बड़ा नहीं ले। तो मेरे पास कमेंट आया कि सर आपके फॉलोअर्स ऐसे भी है जिनकी 50 लाख से ऊपर कैपिटल है, तो आप हमारा तो ध्यान रखो, हमें तो बताओ। तो उनके लिए मैं एडवांस फ्यूचर एंड ऑप्शन की वीडियो पे किताब लिख रहा हूँ, काम चालू है। अगली किताब यही आएगी, एफएनडो की एडवांस ट्रेडिंग मेथड जो मेरे हैं वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो उसमें मैं एक रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है, वैज्ञानिक का क्या काम होता है, मैं खुद पहले घर का पैसा डाल के मेरी मिसेज के अकाउंट में मैं खुद चेक कर रहा हूँ कि ये एडवांस मेथड कितने सक्सेस जाते हैं। मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस पर, और रिसर्च के परिणाम के अनुसार किताब लिखूँगा, भले कितना ही टाइम लगे। इस किताब को लिखने में मेरे पास प्रभात प्रकाशन से फ़ोन आते रहते हैं, कितनी हो गई सर, तो कई बार तो झूठी बोलना पड़ता है कि बस हो रही है ना, हो रही है ना। लेकिन वो रिसर्च में टाइम लगता है। मैं रिसर्च करके जब तक मैं पूरी ईमानदारी से, जब तक उन एडवांस वीडियो में भी मुझे बेनिफिट क्या उनके प्रोज एंड कौन से वो नहीं दिखेंगे, तब तक मैं किताब पूरी करने वाला हूँ नहीं। तो मैं धीरे धीरे उस किताब के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे आ जाएगी वो किताब, तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं उस किताब को पढ़ें, उसकी बताई वीडियो का एक बार प्रयोग करें। तो अगला प्रश्न संदीप बसु जी का है। इन्होंने पूछा है कि बीएसई वेबसाइट पर क्वार्टरली रिजल्ट से बुक वैल्यू निकालना सिखाएं। इनके प्रश्न को भी 6 लाइक मिले हैं। देखिए, बुक वैल्यू के अंदर नेट असीट्स चाहिए हमें और कंपनी की नेट लाइबिलिटी चाहिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ना तो नेट असीट बताती है ना नेट लाइबिलिटी बताती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट से आपको बुक वैल्यू निकाल के क्या करना है, मैं बीएसई की वेबसाइट से आपको बुक वैल्यू निकालना बता दूंगा। आपका पर्सन बहुत सही है कि बीएसई की वेबसाइट से बुक वैल्यू निकालना सिखाएं, मैं इतना ही कर देता हूँ। उसको क्वार्टरली रिजल्ट क्यों आप बढ़ाना चाहते हैं,
ताज़ा वेबसाइट है कि पर डे अपडेट होती है, पर डे अपडेट वाली बताऊंगा। बहुत बढ़िया बुक वैल्यू निकालने का तरीका सिखाता हूँ आपको। आप 1 मिनट देख लेते हैं बीएससी वेबसाइट पे। BScindia.com की वेबसाइट से बुक वैल्यू की गणना करने के लिए आप BScindia.com की वेबसाइट खोल लीजिए और यहाँ जो गेट क्योट लिखा है उसमें आप जिस भी शेयर की बुक वैल्यू देखना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे मान लो आप ONGC की देखना चाहते हैं तो ONGC आप ऐसे लिखेंगे ना, प्राइमरी कुछ अक्षर लिखेंगे तो ONGC आ जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ONGC को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो ONGC का पेज खुल जाएगा और बहुत ईजी है। देखिए आप यहाँ जाइए, नीचे देखो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन पेज लिखा हुआ है, 139 रुपये 80 पैसे का भाव चल रहा है, ये इसका वर्तमान प्राइस है। और यहाँ देखेंगे आप PB लिखा हुआ है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो लिखा हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इसका क्या है, 0.68 है। तो सीधा सा सिस्टम है कि जब आज आप इस प्राइस के अंदर इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का भाग दे देंगे तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। और एक और बता दूं आपको, यदि इस प्राइस में आप PE का भाग देंगे यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो का भाग देंगे तो उसकी EPS आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। अभी हमें बुक वैल्यू निकालना सीखना है तो सीधा सा है, 139 रुपये 80 पैसे इसका वर्तमान प्राइस है। देखो ये प्राइस यहां से लिया है 139.80। कैलकुलेटर खोल लीजिए आप और कैलकुलेटर खोल के इसके अंदर इसको डिवाइड किससे करना है, इस PB से 0.68 से इसको डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड का निशान दिया 0.68 और ये इसकी बुक वैल्यू जो आ गई 205.58 यानी 205 रुपये 58 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। अभी 139.80 पैसे पे मिल रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू बाय है, वैल्यू बाय इसको कह सकते हो आप। तो अगला प्रश्न शीला श्री कृष्णा जी का है। इनके प्रश्न को भी 6 लाइक मिले हैं। इन्होंने पूछा है कि आपने शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या अपग्रेड किए हैं, वह इसमें एवरेजिंग करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। देखिए शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम में मैंने बहुत सारे अपडेट किए हैं और अपडेट के अनुसार मैंने वीडियो भी डाला है। सबसे बड़ा अपडेट तो इसके अंदर ये किया है कि इसके अंदर BOH फिल्टर लगा दिया, बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर। यानी जो शेयर उसके बॉटम से बड़ा है, जिसने आप पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं पीछे के महीनों में, अभी मान लो दिसंबर महीना चल रहा है तो उसका ईयर लो कब बना होना चाहिए, उसका ईयर लो नवंबर महीने में बना हो, अक्टूबर में बना हो, यानी ईयर लो पीछे आना चाहिए। नवंबर में देखूँ तो उसका ईयर लो आना चाहिए, ईयर हाई नहीं आना चाहिए। मान लो नवंबर में ईयर लो नहीं आया, मैं पीछे चलता हूँ अक्टूबर में देखता हूँ तो भी उसका ईयर लो आना चाहिए। यानी ये पीछे के महीनों में देखते हैं तो डेट देखो उसकी, ईयर लो ईयर हाई की डेट देखो। आज की जो डेट है उसके जस्ट पीछे जो आपके ईयर लो की डेट आनी चाहिए, ईयर हाई की नहीं आनी चाहिए। ईयर लो की डेट आएगी पीछे तो इसका अर्थ है ये शेयर नीचे से बढ़ रहा है, ईयर लो से बढ़ के ऊपर जा रहा है। और यदि ईयर हाई की डेट पीछे आएगी तो उसका वो सिस्टम ये है कि शेयर ऊपर से गिरता गिरता नीचे आ रहा है, जिसको खरीदना खतरनाक हो सकता है। तो वो पता नहीं छोटे छोटे बाउंस बैक देके और गिरेगा, फिर बाउंस बैक दे और गिरेगा, फिर बाउंस बैक देके और गिरेगा, गिरता ही रहेगा वो। तो इसलिए एक सिस्टम तो ये किया है, बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर लगाया है कि जो शेयर उनके ईयर लो से ऊपर बढ़ रहे हैं वही उसके अंदर आते हैं। जो एडवांस गूगल शीट बनाई है मैंने, अब जो शेयर जीनियस विधि की जो एडवांस गूगल शीट का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला अपग्रेड तो इसमें ये किया है। दूसरा अपग्रेड ये किया है कि जो मूल वीडियो था उसमें 20% प्रॉफिट टारगेट बताया था। 20% प्रॉफिट टारगेट तक ना तो आपसे पेशेंस होता है, और आजकल मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि छोटे निवेशकों ने बहुत से डीमेट अकाउंट खुला लिए, उस वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो ज़्यादा होने से 20% का रिटर्न भी क्या होता है, एकदम से वो कई बार नहीं आ पाता, उससे आने से पहले पहले शेयर फिर से गिर जाता है। तो इसको सिस्टम को इस तरह से कर दिया कि लगभग 5% रिटर्न मिल जाए ना तो मैं सफिशिएंट समझता हूँ कि इसमें आपने 5% कमा लिया तो ऐसे 3 महीने में 5% कमाया तो मैं कह रहा हूँ ना कि साल भर में 20% हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा रिटर्न है, साल भर में 20% रिटर्न मिलना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसको एक तो आप जो है प्रॉफिट की परसेंटेज को थोड़ा कम कर लीजिए। देखो पहला आपने पूछा क्या क्या अपग्रेडेशन किए हैं। पहला अपग्रेडेशन तो ये है कि इसके अंदर BOH फिल्टर के साथ एडवांस गूगल शीट का प्रयोग करना है, बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर लगा करके इसको यूज़ करना है। दूसरा ये है कि प्रॉफिट टारगेट 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको थोड़ा सीमित करना है। इसको जो मैं 5% का प्रॉफिट टारगेट सबसे सफिशिएंट समझता हूँ। जब आप स्विंग ट्रेडिंग ही करते हो तो 5% टारगेट बहुत अच्छा होता है कि आपको महीने में एक बार 5% मिल गया तो 12 महीने का 60% हो गया। तो 60% रिटर्न यदि आपकी कैपिटल पे 12 महीने में मिल जाता है तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो दूसरा थोड़ा प्रॉफिट टारगेट कम करना है। तीसरा एवरेजिंग के लिए मैंने एक KWK मेथड का आविष्कार किया है, KWK मेथड, जिसमें एवरेजिंग करने में अमाउंट कम जाती है और 1/15 भाग से उसको एवरेजिंग कर सकते हैं। तो KWK मेथड का वीडियो का जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो KWK मेथड से एवरेजिंग करेंगे तो जितने की अमाउंट की आपने शेयर में मूल इन्वेस्टमेंट किया है उतने ही एवरेजिंग के लिए आपको अलग रख के चलना है। मान लो आपने 15,000 का शेयर खरीदा है तो KWK मेथड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 और डालने पड़ेंगे, आपकी अच्छी खासी एवरेजिंग उसमें हो जाएगी। तो KWK मेथड का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, उससे आप एवरेजिंग करें, कम अमाउंट डालनी पड़ेगी।
तो आज के हमारे इस प्रोग्राम का आखिरी प्रश्न एम शर्मा जी का है। इनके प्रश्न को भी 6 लाइक मिले हैं। इन्होंने पूछा है कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करते हुए कितने प्रतिशत रिटर्न की उम्मीद की जानी चाहिए। देखो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की टर्म्स का प्रयोग करने लगते हैं। क्योंकि ये सब क्यों होता है कि हम ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं, ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं ना, तो हमारा दिमाग इन्हीं में उड़ जाता है कि इन्फ्लेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लो इन्फ्लेशन के अनुसार रिटर्न नहीं मिला तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, रिटर्न कम हो गया है। जैसे खास करके ऐसी बातें चलती है ना कि बैंक एफडी में इन्फ्लेशन के मुताबिक रिटर्न नहीं मिलता, फिर आपको इनकम टैक्स देते बड़ी परेशानी लगती है कि भाई प्रॉफिट टैक्स के बाद तो प्रॉफिट कुछ बचता ही नहीं है। तो अब मैं ये बात कहूँ कि मैंने 100 रुपये का शेयर बाजार में निवेश किया और 20 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो 20% रिटर्न हो गया। अब मैं कहूँगा कि टैक्स वैक्स काट के आपके चलो 15% तो बचेगा ही, तो वो कहेंगे, इनको मैथमेटिक्स समझ में आती नहीं लोगों को, कहेंगे नहीं 15% तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लग गया, तो 15 रुपये कैसे बचे। समझ रहे ना, 100 रुपये पे यदि आपने 20% रिटर्न कमाया तो 20 रुपये आपके हाथ में आए। अब मैं कहूँ कि भाई इसमें टैक्स वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह सब चार्ज काट के आपको 15 रुपये मिल गए, यानी 15% तो रिटर्न आपने कमा ही लिया। तो आप कहेंगे नहीं 15% तो टैक्स ही लग गया। ऐसा नहीं है भाई, 15% टैक्स 100 रुपये पे थोड़ी लगेगा, 20 रुपये पे लगेगा। 20 रुपये का 15% यानी 3 रुपये टैक्स लग गया। तो 20 रुपये आपने कमाए, 3 रुपये आपने यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भर भी दिया तो 17 रुपये भी बचे। 2 रुपये आप ब्रोकरेज वगैरह के काट लो, ठीक है। तो आप कोई 100 थोड़ी लगाओगे उसके अंदर, 10,000 तो लगाओगे ना इस तरह से। तो 2% आप ब्रोकरेज वगैरह काट लो तो 15% फिर भी बच जाता है। यदि आप 20% कमाते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स काट के आपके 15% रिटर्न करीबन हाथ में आ ही जाता है। तो एक स्टैंडर्ड रिटर्न ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आप मान सकते हो। इन्फ्लेशन को तो इसमें से क्या कम कर सकता हूँ, इन्फ्लेशन तो कभी घटती रहती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। और हमारे हाथ में क्या है, एक समोसे बेचने वाला दुकानदार थोड़ी गिनता है कि मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमाया, इन्फ्लेशन कितना। उसको बच्चे पालने हैं, वो तो बिजनेस करता रहेगा। बाजार में जाके पूछ के आओ, 9 बजे बाद बाजार में निकलना, जो मजबूत बिजनेसमैन है, जो दुकानों पे 9 बजे बाद जमे मिलते हैं इस ठंड के अंदर, कड़ाके की ठंड के अंदर, उनको पूछना जाके कि आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के इन्फ्लेशन के बाद कितना % रिटर्न मिलता है। तो अवश्य ही वो, मेरे को लगता है, मतलब आपके पीछे भागेगा लाठी लेकर के। वो सारे दिन का परेशान हुआ होगा वो आदमी, इतनी इकोनॉमिक्स की टर्म्स उसको सहन नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा अनुभव ये है, मैं पिछले 18 सालों से शेयर बाजार कर रहा हूँ, कि लगभग यदि 15% आपको मिल जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब इन्फ्लेशन तो मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रहा, यानी सीधा सा सिस्टम है कि आप अपनी पूंजी को रोटेट करिए और 3 महीने में यदि आपने 5% रिटर्न कमाया तो वही पैसा दोबारा लग गया, फिर उसमें 3 महीने में आपने 5% कमाया, फिर वही पैसा दोबारा लग गया, फिर 3 महीने में 5% कमाया, तो साल भर में 20% के करीब प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 15% यदि आपको बच जाता है सारे खर्चे वगैरह काट के, तो ठीक है, आप अच्छी स्थिति में है। बैंक एफडी में तो आपको 6-7% ही कटता है और इनकम टैक्स उसके अंदर भी देना पड़ता है। 6 से 7% मिलेगा तो बैंक एफडी में भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और वो इनकम टैक्स आपकी इनकम स्लैब के मुताबिक होगा। अब मेरे इनकम स्लैब जो मान लो मेरे 30% टैक्स लगता है, तो बैंक एफडी में मैं 30% जो ब्याज कमाऊंगा ना, मैंने पैसा कमाया, उस पर इनकम टैक्स दिया, इनकम टैक्स देने के बाद जो मैंने बचाया उसको बैंक में एफडी की, उसमें फिर से ब्याज मिला, तो इन्फ्लेशन तो गई दूर की बात, सरकार फिर से टैक्स मांगने आ जाएगी, फिर से टैक्स दो, ठीक है, तो वो 30% फिर काट लेगी। तो शेयर बाजार में तो मुझे 15% ही बढ़ना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की ज़्यादा गुणा भाग मत करें, आप बिजनेस पे ध्यान दें। कई बार ज़्यादा भी मिल जाता है। अब महीने का आप यदि 5% कमाते हैं, पैसे को रोटेट करते हैं, तो 12 महीने का 60% कमा लेंगे। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की टर्म से यदि मानोगे तो आप जो है 45% तो बचेगा आपके। इन्फ्लेशन और कम कर दो, 40 तो बचेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए। बात है, शेयर बाजार में रिटर्न गारंटेड नहीं, आपका पर्सन भी है, कितने % की उम्मीद की जानी चाहिए। तो उम्मीद ये है भाइयों, 15% से लेकर 45% की रिटर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन्फ्लेशन आदि को काट करके की जानी चाहिए। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले, मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी वीडियो का प्रयोग करके जीरो दागे 60 डे विनर चैलेंज जीते हैं, उनके सर्टिफिकेट दिखा के उनको बधाइयाँ दे देते हैं। पिछले 1 हफ्ते की सर्टिफिकेट है। पिछले जो बाप कह रहे हो मार्केट गिरने में नहीं कमा सकते, तो पिछले 5 दिनों में जिन फॉलोअर्स ने मुझे अपने सर्टिफिकेट ईमेल किए हैं, उनके मैं सर्टिफिकेट दिखा के बधाइयाँ दे देता हूँ। आप भी देखो उन्होंने किस विधि का प्रयोग किया, ये भी बताऊँगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। ये पहला सर्टिफिकेट आशीष कुमार जी का है। इन्होंने 11वीं बार जीता है और इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया उस विधि का नाम नहीं लिखा है। आशीष कुमार जी, सर्टिफिकेट जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है नीलम रानी, वाइफ ऑफ हेमंत कुमार जी का। नीलम रानी जी हैं। नीलम रानी जी ने 7वीं बार जीता है और इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया, इन्होंने भी नाम नहीं लिखा। नीलम रानी जी, आपको सर्टिफिकेट जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसुधा जयंत जात्र जी का सर्टिफिकेट है।
वसुधा जयंत जाथर जी ने डार्वर्स बॉक्स थ्योरी और सुपर ब्रेकआउट वाली जो मेरी विधि है उनका प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है। वसुधा जयंत जाथर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है उत्तम करबारी अहेर जी का। उत्तम करबरी अहेर जी ने नासिक के निवासी हैं और उत्तम करबरी अहेर जी ने डार्वर्स बॉक्स थ्योरी और बाय-लो सेल आई वाली विधि का प्रयोग करके ये सर्टिफिकेट जीता है। अगला सर्टिफिकेट है शिव भगवान जायसवाल जी का। शिव भगवान जायसवाल जी ने डार्वर्स बॉक्स थ्योरी मेथड का प्रयोग करके दूसरी बार सर्टिफिकेट जीता है। शिव भगवान जायसवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए मैंने मेरे चैनल की कम्युनिटी टैब में जाकर के आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित किए थे। आपको ये भी कहा था कि आप प्रश्न करें तो साथ में दूसरे के प्रश्नों को लाइक भी करें। सबसे ज़्यादा लाइक वाले प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शुमार करेंगे। अब समय बहुत सीमित है, देखो वीडियो कितना लंबा हो गया। 10 प्रश्न हमने लिए जिनमें सबसे ज़्यादा लाइक आए थे। लाइक के अनुसार हमने 10 प्रश्न इसके अंदर प्रोग्राम में शामिल किए। और अब अगले गुरुवार को मैं, यदि आज का प्रोग्राम सफल रहता है, आप लोग यदि इसको पसंद करते हैं यूट्यूब पे आने के बाद में, तो अगले गुरुवार से मैं फिर से लाइनें खोल दूंगा। वैसे ही कम्युनिटी टैब में आपको बता दूंगा लाइन खोल गई आपको प्रश्न पूछने के लिए। वैसे ही आप लोग प्रश्न पूछना और लाइक करना उसको। फिर से हम जो है अब 10 से ज़्यादा प्रश्न शामिल कर नहीं पाते। स्वाभाविक है कि 100 से ऊपर प्रश्न आए थे, तो जो 90 के करीब लोगों के प्रश्न शामिल नहीं हुए उनको बहुत निराशा हुई होगी। मैं उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़ करके, क्योंकि अब मैं इतना बड़ा कोई स्टूडियो नहीं चलाता हूं कि एकदम से आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिए जा सकें। फिर भी आप लोग निराश मत होना, अगली बार फिर से प्रश्न पूछने का प्रयास करना। हो सकता है अगली बार आपके प्रश्न को शामिल कर लिया जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके मोनिका जी का धन्यवाद। मोनिका जी, आप इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। मत शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।